स्विंग वगैरह करवा के आया कि सुंदर देखो, क्योंकि ये लगभग शाम का समय है और इस समय अधिकतर लोग दुखी होते हैं, खत्म होने की तैयारी में। मैं बात शुरू करूँ उसके पहले मैं छोटी सी कहानी आपके सामने रखूंगा और वहां से धीरे धीरे मोटी बात को डिस्टेंस मेंटेन करो, थोड़ा थोड़ा नहीं हीरोइन ओके। सो मैं बात शुरू करूंगा, एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखूंगा और मुझे विश्वास है कि इसी कहानी से हम अपनी बात आगे निकलेंगे। कहानी है एक सूरदास जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या दूर पूरा गांव छोड़ देते जंगल में आराम से आराम कर रहे थे। एक दिन सोचा था विटामिन डी लिया है, बहुत दिन हो गए झुग्गी के अंदर बैठे बैठे। मैं जो भी कहानी सुन कहूंगा उसके बाद में आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहूंगा कि आप इसमें से क्या जानने की कोशिश करें। सूरदास जी आराम से बाहर बैठे हुए थे, तब तक वहां से दो लोगों के भागने की आवाज सुनी। उन्होंने सूरदास जी से पूछा, सूरदास जी को कुछ पड़ी नहीं थी बात करनी। उसके बाद वहां पे कुछ और लोग आए, आके रुके। हमें सूरदास जी, हेलो सूरदास जी, यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? मैं सूरदास जी लेफ्ट साइड में कुछ लोग गए थे। आफ्टर सम टाइम घोड़े आए, घोड़े रुके, घोड़ों के रुकने के बाद घोड़ों पर से आए। और सूरदास जी, यहाँ से किसी को जाते हुए आवाज किया क्या? तो सूरदास जी रिप्लाई की, यस, लेफ्ट साइड कुछ लोग गए, आप इसके लगभग 10-15 मिनट के बाद कुछ घोड़े और आए, घोड़े रुके, घोड़ों पर से कोई आवाज। सूरदास जी सोच रहे थे क्या होने वाला है। तब तक सूरदास जी ने ऐसा प्रतीत किया, तो फील हुआ किसी ने उनका पाँव छुआ। तो पाँव छूने के बाद पाँव छूने वाले आदमी ने पूछा कि सूरदास जी, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए आभास किया है? से जानना चाहता हूँ। सूरदास जी रिप्लाई, हे राजन, यहाँ से कुछ समय पहले एक आध दो चोर भागते हुए गए, उनके पीछे आकर सिपाही गए, उनके पीछे आकर सेनापति गए, आप भी चाहे तो लेफ्ट साइड में जा सकते। समाप्त। सूरदास जी को पता कैसे चला कि पहला ग्रुप चोरों का था, दूसरा सैनिक थे, तीसरा सेनापति था और चौथा राजा स्वयं। Yes. Behavior and communication. Behavior and communication. व्यक्ति की पहचान उसका बिहेवियर और उसके शब्द। आप इन शब्दों का चयन करते हैं जब भी आप कम्युनिकेशन किसी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट करें। आपके शब्द ही आपके प्रमाण, आपका परिचय, आप जिन शब्दों का उपयोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, जब भी आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, उस समय किन शब्दों को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वहीं से पता चल जाता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं और आपका फ्यूचर में। हम सबसे ज्यादा केयरफ्री शब्दों के चयन में ही केयरफ्री होता है। प्लीज बॉदर, जो मन में आया, जहां जो जैसा इच्छा हुई उस शब्द को वहां हम एफिक्स कर देते हैं, चिपका। जबकि आप लोग जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में मैक्सिमम मैसेज कम्युनिकेट होता है आइदर थ्रू ईमेल और थ्रू वॉइस। तो हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम शशि थरूर की तरह बड़े बड़े शब्द ले लेंगे। वोकैबुलरी का मतलब होता है कि बढ़िया शब्दों का उपयोग। जिस आपको एक शीट दूंगा और इस शीट को आपको जल्दी से सबके पास उसमें मैंने ऊपर 3 शब्द लिखे हैं।
कंफर्ट पेपर वेरी मच है आई सर्विस ठीक है so I have kept three words on the top तीन टेबल बना हुआ है इसमें तीन शब्द लिखे हुए हैं मिल गया I request everyone to find out five synonyms of these words इन शब्दों के पांच समानार्थी शब्द ढूंढ करके अंग्रेजी में लिखें हिंदी या गुजराती में तीन शब्द हैं मैं बोल दूं लव ओके और स्मेल इनके पांच समानार्थी शब्द आपको ढूंढने हैं बिना गूगल का उपयोग किए ओके स्टॉप नाउ बस अब जितनी देर आप कोशिश करो तो दिमाग में रहेगा तो ही तो आएगा राइट बाकी का काम बजाने से वैसा निकलता नहीं कितने लोगों के पास लव के 5 सिनोनिम्स है आपके पास है एनीवन एल्स ओके के 5 सिनोनिम्स बस गलती अच्छा ऐसा कोई वर्ड है जो आपने प्रीवियसली नहीं सुना था आप इस पे कह सकते हैं कि मैं हिंदी मीडियम गुजराती मीडियम मराठी मीडियम का स्टूडेंट इस शब्द का आप मेरी में नहीं पढ़ा इट्स वेरी कॉमन वर्ड एवरीडे भी एंड कॉमन आपने कई बार सुना होगा ओके डेफिनेटली श्योर फाइन राइट सर्टेनली ऑलराइट ये सब क्या है ओके के सिनोनिम्स पर उपयोग कौन सा करते हैं अगर हम इसके 10 के सिनोनिम्स ढूंढ लें तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा कोई बहुत अंग्रेजी सीखने की जरूरत है अगर कोई व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करता है आपसे थोड़ा अटेंशन पे करके वो कौन से शब्दों का उपयोग कर रहा है जो उसके कम्युनिकेशन को बेटर बना रहा है अगर हम उसको चुराते चले जाए जिसको आप सीख रहे हैं दोनों यूज कर सकते चुराना तो सीखना दोनों एक ही है फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग मल्टीपल वर्ड्स इन दिस कम्युनिकेशन मैं बहुत सारे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं इसमें से आप टारगेट सेट कर दें कि 1.5 घंटे के बाद कम से कम 7 से 15 शब्द मुझे चुरा दें आप 15 शब्द सीख लेंगे अगर हैबिट बिल्ड करना है तो साल भर के अंदर आपके पास कम से कम 4000 से 5000 वर्ड्स हो जाएंगे ये सर और अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए 2200 वर्ड्स चाहिए कितने 2200 वर्ड्स अगर आपके पास हो तो और हम साल में 3000 से ज्यादा वर्ड्स ले सकते हैं तो हमसे बेहतर अंग्रेजी बोलो और हमारी आधी ग्रोथ रुकी क्यों होती है क्योंकि हम इंग्लिश में कन्वर्स नहीं कर पाते ऐसे ही बोलो अब ये कन्वर्स करने के लिए कंपनी को दूसरा बंदा उठाना पड़ता है अब आई सॉफ्टवेयर मुझे अच्छे से डेवलप करने आता है पर समझ में किसी और को आता है दो लोग मिलकर के एक सॉफ्टवेयर डेवलप एक ही बंदे को दोनों आता है बात करना ऐसे ही बोलो कर लो तीसरा वर्ड डाला स्मेल भोजन की खुशबू को क्या बोलते हैं इसको हम खाना बोलते हैं देखिए भोजन की खुशबू मतलब उसमें खुशबू आती है दाल की सब्जी जैसी राइट तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फूल की खुशबू को क्या बोलते हैं तो खाने की खुशबू होता है पर आप सुना जोरदार तालियां दीजिए माँ के हाथ का खाना सबसे टेस्टी होता है तो अरोमा दैट इज खाने की अनेकों शब्द हमारे जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय कम्युनिकेशन विद द डे इज लेट्स एंड द जॉब उस पेज में सबसे ऊपर एक संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है क्या लिखा है यान देवता देवान यान देवता भूतान यान के होते क्या शांति भक्ति होती ये लिखा है इसी में भगवत गीता है आपने देखा होगा कई बार ऊपर ऐसा होता है कि हमसे लोग इम्प्रेस हो गए तो ऐसा नहीं बात कुछ लोगों को देखिए तो एक ही बार किसी को मिले ऐसा होता है एकदम पावर क्रिएट करके चले गए लोगों को भूखते ही नहीं होता थोड़ा 50 साल के बाद देखो ना दिया था ये आदमी मुझे याद और कुछ लोग रोज भी मिले ना तो भी 2-4 महीने अगर गायब हो जाए तो 2-4 महीने के बाद देखा होगा ऐसे तो
रीजन इज सामने वाले ने अपने को व्यक्तित्व के तौर पर तैयार किया, कैसे तैयार हम कर। अब राजा जो है सूरदास से बड़ा इंटरेस्ट, उसको लगा कि सूरदास को तो यार दरबार में होना चाहिए, जंगल में पड़ा हुआ है। और तुरंत सूरदास जी को बोला कि सूरदास जी आपको मेरे दरबार में आना है, मेरा आपको बहुत फेमस। सूरदास जी ठीक है, वो दिन से जंगल में टाइम पास कर रहा हूँ, तो दरबार में टाइम पास करेंगे, करना क्या है, मैं तो वैसे भी बस सूरदास जी राजा के साथ दरबार में। एक दिन राजा के यहाँ कोई आदमी सोना बेच रहा, और लगभग 60-70 किलो सोना सारे मंत्रियों ने बिल्कुल फाइनल कर दिया। जब राजा के पास फाइनल अप्रूवल आया, राजा ने सबकी सिग्नेचर देखी, उसमें सूरदास का अप्रूवल लिखा। राजा बोले सूरदास जी को अप्रूवल नहीं है इसमें। मंत्रियों ने सोचा कि सूरदास जी को दिखाई ही नहीं देता, सूरदास जी अप्रूवल कैसे करें। लेकिन चूंकि राजा ने बोला है तो अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। And then finally they went to सूरदास जी को सोने के टुकड़े उठाए, हाथ में लगा उठाया, पड़ता हिस्सा कुछ किया, उसके बाद 50% पेमेंट, 50% पेमेंट। राजा बोले क्यों, मुझे तो पूरा पेमेंट करने में कोई समस्या नहीं। सूरदास बोले कि 50% लीगल है पूरा। सुना बोला है कि उसको कैसे करवाएंगे, पाएंगे 50% लीगल कैसे करवाएंगे। हम सब लोग सोना तो देखा हुआ है, एक दो तो पहना भी होगा छोटा सा, सूरदास जी को पता है कई एक्सपीरियंस लोगों को पता है किसी से जी नो। सूरदास जी ने सोने को पूछा और हाथ ले ली और सोने से चोक करके सोना होता है साफ। सूरदास जी ने पूछा तो हाथ ले ली, इसका मतलब सोना तीसरे हो रहा है, पर सोने की 100% कैरेक्टरिस्टिक्स। एक दिन कोई राजा के यहाँ व्यक्ति आया, एक डायमंड ले, और वैसा ही डिट्टो कंट्रोल की उसके पास एक कांच का भी डायमंड। उसे राजा से बोला कि अगर कोई आपके पूरे दरबार में से ढूंढ के बता दे इसमें से ओरिजिनल डायमंड कौन सा, नकली कौन सा है, तो वो ओरिजिनल डायमंड के साथ नकली छोड़ चलते। लेकिन अगर नहीं पता तो मैं मेरे डायमंड्स भी ले जाऊंगा और साथ में इसकी 10 गुना कीमत भी राजा से ले। पहले इस तरह के राजा के दरबारों में इस तरह के अखतरे चलते रहते थे, उनका भी एंटरटेनमेंट चाहिए होगा, और उसका तो आईपीएल था नहीं। तो राजा ने बोला कि ठीक है, हमारी तरफ से सूरदास जी गेम पे। सूरदास जी बोले मैं सुबह सुबह स्नान करता हूँ, एक काम करो खिड़की कर दो, दोपहर के भोजन के बाद आराम करने के बाद आके 3 बजे के आसपास सूरदास जी आए, खड़ा हुआ सूरदास जी को दोनों खाया, एक यस सुना अभिजीत के लिए जोरदार बताइए। ओरिजिनल डायमंड जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ठंडा होता है, और कांच जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे आप देखिए कई लोग हमने से ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे वर्क प्रेशर बढ़ता है और तुरंत दूध की तरह उबलते हैं। होगा सर तू जो काम बने जाते से तू बड़ी स्पीच है, मेरे ऊपर ही सब काम आ जाता है, मैं भी सब करूं। और कुछ लोग जैसे जैसे वर्क प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे मेरा इंपॉर्टेंस बढ़ता है। साल भर बाद मैं इंक्रीमेंट बढ़ पाऊंगा, अभी तो काम दे दो फिर मैं बताता हूँ मैं कितना महत्वपूर्ण आदमी। तो साल भर पहले सारे काम में अपनी उंगली डालेगा, और जब सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाए उसका साल के बाद नेगोशिएट करेगा। आप दो तरह के लोग, एक कांच की तरह और एक डायमंड बनना भी आपके हाथ में, कांच बनना भी आपके। आप हर बात पे रिएक्ट करो, हर बात पे मत बुलाओ, हर बात पे आप चिढ़ो, तो आप कांच बनते चले जाओगे, एक दिन दरवाजे की बात लगेगी। आप हर रिस्पांसिबिलिटी लेते जाओ, अपने को दिखाते जाओ, महत्वपूर्ण बनते जाओ, एक दिन सबसे सेफ जगह तिजोरी में हो। Choices
लाइफ में गिव्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एवरी टाइम। कोई भी दुनिया का एम्प्लॉयर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी का फेवरेट नहीं। इट्स ऑलवेज बिजनेस। कौन मेरा धंधा व्यवस्थित करके दे रहा है? जो व्यवस्थित करके धंधा देता है वो टाइम, और जो नहीं करके दे रहा है वो यांति देवता देवान यांति प्रचोदया भूतानि यांति भूतेभ्यः यांति मृत्युर्जीवा। हे अर्जुन, जो देवताओं को अपना रोल मॉडल मानता है वो देवता, जो अपने माता पिता को रोल मॉडल मानता है अपने माता पिता जैसा, जो नेगेटिव एलिमेंट्स को अपना रोल मॉडल मानता है वो नेगेटिव एलिमेंट होता है, और जो अपनी आत्मा को मजबूत करता है वो परमात्मा। पॉइंट इज आप किसको फॉलो कर रहे हैं। जब हम कहीं पर भी काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर तरह का, कभी छोटी टीम है, धीरे धीरे टीम जब बड़ी हो तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फाइनेंस नेगेटिव सुबह उसी समय से पहले दिवस पर से क्या शुक्रवार आवश्य क्या शनिवार, जैसे मतलब रविवार को कोई बहुत बड़ा सोएगा ही वो रविवार। आप रविवार को दोपहर को 1 बजे फोन करो, सुबह 10 बजे फोन करो, चाहे वो सो ही रहा है। मतलब ऐसा कुछ बड़ा क्रिएटिव, इनोवेटिव, कुछ बड़ा थ्रिलिंग, एडवेंचरस करना हो तो समझ में आ रहा है कि भाई संडेज को जीना आता है। वो संडेज को सड़ना ही है बिस्तर में, उसमें संडे वेट करना सही है गलत। और जो एक्टिव है वो 6 दिन भी एंजॉय करता है, वो संडे भी एंजॉय करता है। The point is, let's find out right people around us. जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्या बोलता हूँ? कई बार जब एक बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, मुझे तो जब नहीं होता हमेशा चीटर है, वैसे चीटर का तो साथ है, वैसे चीट, राइट? मुझे हमेशा गलत लोग ही लाइफ में मिलते, गलत लोग नहीं मिलते। आपके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो गलत ही है, वैसे लोग पीछे चले आते हैं। इसका मतलब आप ही के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, आप ही को क्यों टकरा रहे हैं, दूसरों को क्यों नहीं टक। इसका मतलब जरूरत कहाँ पे वेरीफाई करने की है, एंटीवायरस की जरूरत कहाँ पे है, व्यक्ति। तो अगर आपको चीट टकरा रहे हैं, बिट्रे करने वाले टकरा रहे हैं, धोखेबाज टकरा रहे हैं, गलत लोग टकरा रहे हैं, इसका मतलब मामला आपकी तरफ है। आपके अंदर से जो वाइब्स निकल रही वो गलत लोगों की खुशी। हमारा सबसे बड़ा धर्म बनता है कि हमें अपने आसपास कैसे लोगों को एंटरटेन करें। जितने बेहतरीन लोग उतने बेहतरीन बनते। सही है। मेरे पैराग्राफ डाला है लास्ट में, जरा सुन पढ़िए, और उसके बाद हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। ये जब मैं इंफोसिस में सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराता था तब आई यूज्ड टू यूज दिस टेक्निक। सो आप ये मत समझना है कि आईटी इंडस्ट्री से रिलेवेंट नहीं। मैं समराइज कर दूं तो एक शहर है, उस शहर में एक साइंटिस्ट होता है, उसने एक रॉकेट बनाया है, इस रॉकेट में 8 लोग बैठ करके मून पे जा सकते हैं। ये बात 8 लोगों को पता होती है कि इस रॉकेट में 8 लोग बैठ के मून पे जा सकते हैं। एक दिन इन 8 लोगों को पता चलता है कि बड़ा सा एक एस्टेरॉइड आकर के धरती से टकराने वाला है, जिसके नाते धरती पे सारे के सारे जीव उधर मारे जाएंगे। ये आपको तुरंत कुछ घर पे आते हैं और उस रॉकेट में बैठ करके मून पे जाने का निर्णय लेते हैं। उसने पायल करके लड़की है, उसको पता चलता है, वो रॉकेट साइंस की साइंटिस्ट है, उसको पता चलता है कि जितना लगेज लेकर के आए उस लगेज के हिसाब से इसमें 6 ही लोग ट्रैवल कर सकते हैं, 2 लोगों को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये रॉकेट बनाया गया था तो कितने लगेज की तैयारी नहीं थी। अब इन 6 लोग 8 को मिलकर डिसाइड करना कौन से 2 लोग ड्रॉप, आपको ढूंढना है कौन से 2 लोगों को ड्रॉप किया। तो टाइम स्टार्ट्स। Done? Okay. So I request put forward. कौन से 2 लोगों को ड्रॉप किया? Yes sir. हाँ. किसी को ड्रॉप करना? सर 8 को ले जाना है। लेकिन लगेज कम कर दे तो तभी तो ऊपर थैंक यू।
तो आंखों मार जाएंगे। बट सभी के लगे तो थोड़ी ना खाना ही होगा। दो लोगों को ड्रॉप करना ही करना है। कौन से दो को ड्रॉप करेंगे बताओ? यस, वो कंपल्सरी। यस देवी। आई थिंक बदरी साथी एक और वाई बदरी पंचम। आपको मतलब दूसरों से समस्या है। चार मेल है, चार फीमेल है। अब ऊपर दो मेल होंगे, चार फीमेल होंगी, कौन लड़ाई कौन सुन जाएगा? जेंडर बैलेंस के लिए देवी पुरुषों के साथ एक काम है। यस प्रभु लास्ट मिनट हिमांशु यस सर रश्मि एंड बद्री। रश्मि एंड बद्री। क्यों रश्मि? और उनका सब्स्टिट्यूट क्या है? कौन है उनका सब्स्टिट्यूट? कौन है? अभी ठीक छोड़ दीजिए। अभी मैंने केस आपको दिया है, मैं पेपर आपको दे दूंगा, आप बाद में बैठ के रखे। ये केस देने के पीछे का कारण है, हर ऑर्गेनाइजेशन को साल में अनेकों प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में कुछ लोगों को ऑफ करना ही पड़ता है। आप लोग भी जिस तरह की कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि इस प्रोजेक्ट को पीछे क्यों दे रखा है, उस बोरिंग वाले में क्यों, ये वाले प्रोजेक्ट में मुझे डाला तो सबसे इम्पोर्टेंट की वाला है। ऐसा आप होता है? जैसा ये सबसे टफेस्ट काम है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन से प्रोजेक्ट में किसको डाला जाए और किसको ड्रॉप। हर इसका मतलब नहीं जिनको ड्रॉप किया तो उसका टैलेंट कम, उस समय उस इक्वेशन में आपसे बेटर रिप्लेसमेंट दूसरा कोई था, वो मल्टी स्किल्ड था, इसीलिए उनको उस प्रोजेक्ट में डाला गया और आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए फ्री रखा। आपको ड्रॉप नहीं किया, आपको फ्री रखा गया ताकि दूसरा कोई प्रोजेक्ट आएगा तो वहां पे आपका उपयोग किया जा सके। हम कई बार क्या होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, राइट? मुझे ही क्यों छोड़ दिया। हाँ, उसी समय हमारे अंदर की महारानी लक्ष्मी, हमारे अंदर की महाराणा बाहर करते हैं, हम युद्ध के लिए तैयार करेंगे। जिसने टीम आइडेंटिफाई किया उसके पास सारे ऑप्शंस एक साथ बास्केट में होते हैं, और ऐसा नहीं कि वो पर्ची उठाता है कि बस 3 लोगों को, ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति की सारे स्किल सेट्स की ऊपर से ड्रोन व्यू के साथ जो प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा होता है उसके पास आइडिया होता है कि मेरा ये मैन पावर ऐसा है, ये मैन पावर ऐसा है, ये मैन पावर ऐसा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इस तरह की स्किल सेट्स की जरूरत है जिसमें ये 3 बेस्ट टीम बैठेंगे, ये 3 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इन 3 को उस प्रोजेक्ट में डालें तो इतने टाइम में प्रोजेक्ट खत्म हो। सही है गलत? तो अगर मान लीजिए किसी टीम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इट डजंट मीन दैट यू ड्रॉप। आपको सेव किया गया, हो सकता है उससे बेहतर प्रोजेक्ट आ रहा हो जहाँ पे आपकी कैपेसिटी का उपयोग होने वाला। हम लोग छोटे छोटे मुद्दे लेकर के डिससैटिस्फैक्शन फील करते हैं, होता नहीं होता है? और हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह नेवर एवर नेवर एवर टेक स्मॉल इश्यूज एज स्लो प्राइड्स सेल्फ रिस्पेक्ट। और कई बार ऐसे मुद्दे लेकर के हम डिजाइनिंग करने में शुरू करते हैं। अब तो मैं पेपर अब मुझे काम एक जापान में मछली पाई जाती है, उसका नाम है कोई, क्या नाम है? KOI। आप लोग जाके बाद में सर्च करेंगे। उस मछली की खासियत ये है कि मैं खासियत का उस मछली के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, एक मछली के 3 बच्चों को जिनका जन्म एक साथ हुआ था, तो तीनों को अलग ही जगहों पे रखा गया। एक मछली को छोटे बर्तन में रखा गया, एक को तालाब में छोड़ा गया और एक को एक लेक में छोड़ा गया। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तीनों की लंबाई या ग्रोथ को मेजर किया। मेजर करने के बाद पाया गया कि जिसको वेसल में रखा था उसकी साइज छोटी थी, जिसको तालाब में पॉन्ड में रखा उसकी साइज बड़ी थी, और जो लेक में थी वो दोनों से भी ज्यादा बड़ी। मतलब रिसर्च करने वालों को लगा कि अगर इसको और बड़ी जगह पर छोड़ा गया होता तो इसकी साइज और बड़ी। केस खत्म हो गया। इस पूरी केस हमको क्या सीखना?
जी विजन प्रोडक्ट मार्च ओके जी सर एनवायरमेंट इफेक्ट होता है इकोसिस्टम आपका इकोसिस्टम जितना बेहतर उतना आपका ग्रोथ बेटर और कुछ वन इंटरप्रिटेशन इज हमको जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उतना ग्रो करते हैं जबकि जो सही है हम जितनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं हम उतना ग्रो करते हैं दो अलग अलग नहीं जितनी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है उतना हम ग्रो करते हैं मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत है ये सही है मैं जितनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता हूँ उतना मैं ग्रो जैसे मैं अभी सुबह में 6 बजे परसों शाम को मैं जोधपुर प्रोग्राम था 10 शाम को मैं पूजा समझ 6 बजे आने के बाद मुझे बहुत सारे काम थे हमारी बात हुई सर ने मुझे बोला शाम को हमें प्रोग्राम कर ये पहले बात होगी अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे यहाँ पे आऊँ या नहीं आऊँ तो मेरा फुल डे से वापस प्रोग्राम है उसके एक दिन के बाद मैं बिहार में 7 प्रोग्राम से बैक टू बैक 3 दिन तो मैं या तो रेस्ट करूँ या तो मैं यहाँ पे पहुँचूँ अपॉर्चुनिटी केवल 3 होगी उसको ग्रैब करना या नहीं करना इट्स एंटायरली अप टू जितना ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे उतना आप अपने स्किल्स को होन करेंगे शार्प करेंगे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी राइट हमेशा हमेशा क्या होता है हम लोग तुरंत रिलेक्टेंट हो जाते हैं इसमें तो लंबे समय का काम करना पड़ेगा इसमें जो नया सीखना पड़ेगा जो मुझे आता है वो काम नहीं आईटी फील्ड में जो प्लेटफॉर्म पे मैं अच्छा हूँ उसी प्लेटफॉर्म का काम क्यों नहीं दे रहे नया क्यों दे रहे सही है गलत जितनी नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है मतलब वो टास्क मिलता है उतना मेरा डेवलपमेंट होता है हम अपने आप को क्या करना चाहते हैं भगवत गीता का श्लोक है व्यवसाय विकास विवेक पुनर्नरामो शाखा अनंतास के देव व्यवसाय हे अर्जुन अगर तुम्हें ग्रोथ करना है तो एक लक्ष्य रख और असफल होना है तो मल्टीपल तो हमने कहीं से सीख लिया है कि बस एक ही फील्ड में एक्सपर्टीज डेवलप करने तो अगर एक ही फील्ड में एक्सपर्टीज होती राइट एक ही फील्ड में एक्सपर्टीज होती तो दुनिया में अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ नहीं करते सबने मल्टीपल फील्ड डेवलप किए पर टारगेट मैं आईटी फील्ड में महानतम व्यक्ति बनना चाहता हूं but doesn't mean कि एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं महानतम बनना चाहता हूं I can have multiple skills in one sector पर नहीं मुझे ऑटोमोबाइल में भी अच्छा हो जाना है मैं थोड़ा रियल एस्टेट में भी अच्छा हो जाऊं मैं आईटी में भी अच्छा हो जाऊं then you are in the multiple पर एक ही सेक्टर के मल्टीपल स्किल डेवलप करना मुझे गलत है जैसा मैं ट्रेनर सो मैं टीचर्स को भी ट्रेनिंग देता हूं मैं स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देता हूं मैं वृद्धाश्रम में भी जाता हूं कई बार तो एक ही दिन में 2 प्रोग्राम होते हैं एक जगह स्कूल्स में और एक जगह वृद्धाश्रम तो सुबह में बोलना पड़ता है कि कैसे एक्सपांशन करें और शाम को बोलना पड़ता है कैसे समेट करें तो फिर जानना है यहाँ पर अभी बाहर जाना है और वहां ऊपर जाना है एक दिन में 2 आने दोनों प्रोग्राम जो बंदा में से ट्रैवल करता है उसको देखने लायक होता है किसी बच्चों को बोल रहा था कि सब वो मारे शाम होते होते बंदा पलटी मारेगा एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग लाइन एक ही स्लाइड में बोल रहा होता है स्लाइड सेम रहते हैं दोनों ऑडियंस के स्लाइड सेम इंटरप्रिटेशन मतलब वो आपको स्किल जब तक आप बोल नहीं करोगे अभी नहीं हो सकते इसी नाते मैं आपके सामने रखा है जनरेशन सेट पर ये क्या लिखा है सेल सी बिल्कुल जो ब्लैक डार्क कलर जो टेबल है उसके बगल में लिखा है सेल सी जेड लिखा हुआ है इसको जेड सी पढ़ते हैं तो जो लोग भी 2010 से पहले और 1998 के बाद पैदा हुए इस बीच वाली जो पीढ़ी है उसको हम जेन जी कहते हैं क्या कहते हैं लोग
अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही है आपके साथ, हो रही मैच। इनको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, बहुत जल्दी जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, एंजाइटी बहुत जल्दी होती है। वीडियो गेम खेलना, छोटे छोटे ऑनलाइन गेमिंग इनकी हॉबी है। सोशल मीडिया के माध्यम से इनको लगता है पूरी दुनिया जीती जा सकती है। मल्टीटास्कर होते हैं, एक समय में चैट करते करते आपसे भी चैट कर सकते हैं। हाँ, हमारे बात बराबर ये सब आपको लागू पड़ रहा है। अब एक बात बताओ, हमारी जो जनरेशन वाई, जनरेशन एक्स वाले बूमर जनरेशन जो आपके घर पे आप छोड़ करके आए हैं, राइट, जो बैठ करके देख रहे हैं कि यार इजराइल की लड़ाई कब खत्म होगी, अब ट्रम्प क्या करेंगे, वो बैठे हुए हैं, राइट, आपको कोई टेंशन नहीं, लड़ाई हो रही है तो बाद में पता कर लेंगे कि क्या हुआ। अब पॉइंट ये है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना या किसी के साथ मीटिंग करना या किसी की बातों को आपको समझना, अब जनरेशन को जानते हैं, तो जब तक इस जनरेशन को आप नहीं जानोगे तब तक आप उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ, और जब तक उसकी साइकोलॉजी नहीं समझोगे तब तक उसकी बात नहीं समझ पाओगे, और फिर पता चलेगा आप समझ कुछ रहे हो, कभी कहना कुछ और चाहते हैं, दोनों का मिलाप कोई नहीं। सही है गलत? तो जिस भी व्यक्ति से आप मिलने वाले हैं, समझ लें आप उसके बारे में थोड़ा सा सोशल मीडिया लिंक्डइन प्रोफाइल एक्सेस कर लें कि वो सामने वाला व्यक्ति कौन सी जनरेशन का है, बूमर है, एक्स है, वाई है, सी है, कौन सा वाला है, अथवा जो मुझे प्रोडक्ट तैयार करना है उसका ऑडियंस कौन सी जनरेशन, मैक्स जो ऑडियंस है उसी हिसाब से अगर मैंने तैयारी करी तो वो ऑडियंस उसको पसंद करेगी। अदरवाइज हम लोग, हमको याद है जब कॉलेज में थे तो मिथुन दा की मूवी में 3 फोटो होता था, मिथुन दा की फोटो, 2 औरतें साथ में होती थी और पूरे में रंजीत का फोटो होता, तो हमको पता होता था मूवी क्या है, उसमें एक हीरोइन होगी, एक बहन होगी, और बहन और रंजीत कुछ न कुछ होगा और फिर मिथुन बदला लेगा और रंजीत लास्ट में मारा जाएगा। ये स्टोरी फिक्स है, वो मालूम होता था कि यही होगा, प्रिंटर पैसा देके जाते, कई बार ब्लैक टिकट, पूरी मूवी की स्टोरी मालूम है, स्क्रिप्ट पता होती थी, यही तो होना है, ये विलन है, ये हीरो है, और 2-3 फोटो है, का डांस होगा, खत्म। अब इस पूरी का फोटो है, अमिताभ बच्चन है, एक आध लोगों को पता होता था कि क्या होने वाला है, लेकिन देखो हमारी जनरेशन को मजा आता है, आपकी जनरेशन को पहले से स्टोरी पता चल जाए, जाओगे इसी नाते पुराने हीरो पिट रहे हैं, बॉलीवुड इसलिए नहीं पिट रहा है कि वो मूवी नहीं बना पाए, वो अभी भी साइकोलॉजी नहीं समझ रहा है। कंतारा अच्छी चल रही, इसलिए अच्छी चली, इसलिए क्योंकि इन्होंने इस जनरेशन की साइकोलॉजी को पकड़ा। काल्पनिक ज्यादा है, रियलिस्टिक कम है, पीपल नहीं। जब तक आप जनरेशन को ना समझेंगे तब तक आप उनके लिए प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते, और आप मीटिंग्स में उनकी बातों को समझ में से नहीं आएगा कभी कहना कैसे। So before meeting anyone, you try to understand the generation. अब जनरेशन को जाना है, जनरेशन को 2 तरह से जाना है, एक जो आपको बताया, अब दूसरा मेरे बगल में बहुत टेबल रखा है, दिख रहा है आपको, AIJQY, उसके नीचे BKRDMTCLGS, C को ऊपर डाल दो DMT के पास और M को नीचे डाल दो C की जगह पे, DMT को आप के सामने जो 3 लिखा हुआ है उसको आप 4 कर लो, टेबल पर रिप्लेस कर दो एक दूसरे से, टेबल को रिप्लेस कर दो, उल्टा हो गया, DMT is the 4 and CLGS is 3, ठीक है, बाकी सब सही। अब मैं किसी का एक का नाम लूंगा, जैसे आपका नाम क्या है, स्पेलिंग UMESH, ठीक है ना,
u equal to 6, m मतलब 4, t मतलब 5, s मतलब 3, f मतलब 5, टोटल करिए 2 plus 3 equal to 5। अब आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 5 की, मतलब ऐसे लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स को चॉइस मारते रहते सही है। एक जगह बिछाने के लिए फेविकोल आपको चेयर पे डाली सही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नंबर बोल रहा है, मेरा यही नहीं है, नंबर है, राइट। मन चंचल होता है, राइट। तो ये हमेशा कुछ नया ढूंढते रहते हैं। इनको हम हमारी भाषा में बिन पेरिकल लोटा कहते हैं। आप लोग जजमेंटल मत होना, ये सिर्फ नाम क्या है। अब डेटा बर्थ आ जाए तो मेरे पास और डेटा आ जाए। अब आप ये समझो कि मैंने कुछ को मैं वेस्ट को नहीं जानता, फर्स्ट टाइम हम स्पीकिंग। अगर मैं इतनी एनालिसिस करता हूँ, कर सकता हूँ, तो मुझे अगर जन्म तारीख भी मिल जाए तो क्या होगा, राइट। तो अलग एनालिसिस करेंगे, चलो अपने अपने नाम का टोटल निकाल लो। हो गया सबका? कितना पैसा आपका? 1 plus 3 3 मतलब 3। ये अंगूठा पीछे होता नहीं ना आपका, जी कन्विंस करना सही है, सही है, सही है सही। लेकिन सब्जेक्ट जो समझ में आ गया बंदा ठीक तक है, राइट। ऐसे लोग थोड़ा सा कैसे भी इंटरेस्ट जाते हैं, अच्छी बात है भाई। और लंबे समय तक नौकरी करेंगे तो जल्दी अपना खुद का बंदा सेटअप करेंगे। अब ये नंबर की समस्या है। 3 नंबर मतलब गुरु का नंबर है, गुरु मतलब बिजनेस, गुरु मतलब ज्ञान। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, हर व्यक्ति। और डिजिट 1 to 19, हर डिजिट किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, हर प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो क्या आपको उसी नाम से पिछले 15-20 साल से बुलाया जा रहा है। तो वो जो नाम है उसका जो डिजिट बनता है, वो डिजिट आपके अंदर कहीं ना कहीं समाहित होगा। तो अगर मैं थोड़ा बहुत अपने सब्जेक्ट से हट के और इंफॉर्मेशन ज्ञान कलेक्ट कर लूं, तो मैं किसी भी व्यक्ति से बात करने के पहले उस व्यक्ति को और ज्यादा जान सकता हूँ, राइट। और मैं उसको बैठ करके उसका आपको बताना नहीं कि सर आप तो ऐसे ही होगे। यहाँ रखो अपने पास इस व्यक्ति का ये प्रकृति होगी। अब आप उससे बात करो, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हम मैच हो रहा है दोनों, इसका मतलब ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया कि आदमी को टैकल कैसे, हाउ टू टैकल पीपल। दिस इज द बिगेस्ट स्किल, जिसको बोलते हैं पीपल्स स्किल। क्या बोलते हैं? लोगों की स्किल। आप देखिएगा कि जो जितने भी सक्सेसफुल दुनिया में लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी को आप मिलने जाओ, उसके पहले अपनी पूरी फाइल उनके पास होगी। जब तक फाइल नहीं आएगी तब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। आपका अपॉइंटमेंट मिला है इसका मतलब फाइल पहुंच चुकी है, आपका पूरा डेटा उनके पास है। आप कौन है, आपका बैकग्राउंड, आपकी सारी लीडरशिप का मतलब क्या होता है। किसी भी व्यक्ति से मिलने के पहले उसकी पूरी डिटेल नॉलेज होना सबसे इम्पोर्टेंट है। एज ए प्रोफेशनल अगर आपको ग्रो करना है तो किसी भी चीज को पहले डिटेल में मैक्सिमम टाइम कहाँ पे खर्च करिए, अंडरस्टैंडिंग द। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली नहीं कि तुरंत अब मैं कर रहा हूँ, अब मैं नहीं हूँ। ये हमेशा डेंजरस होता है। क्या होता है? डेंजरस। जितना हो सके उतना डिटेलिंग के ऊपर काम करें, उसके बाद जाकर के मैं टास्क को लूं अथवा न लूं, और लिया तो काम शुरू करें अथवा तो राइट। अब मैं एक आपको स्टोरी सुना। एक पेड़ का नाम है रेड वुड ट्री।
क्या नाम है? रेडवुड ट्री। किसी ने सुना इसके बारे में पहले? कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। इट्स ऑल ड्यू टू रीडिंग। सो रेडवुड ट्री जो है कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाता है। इसकी उम्र मात्र और मात्र 2000 से 3000 वर्ष है। कितना? So around 2000 to 3000 years is usually age है. It's found in the coastal belt of Pacific Ocean. प्रशांत महासागर के समुद्री किनारे पर पाया जाता है। आप ऐसे कोई समुद्र के किनारे कभी रहा है? कोस्टल बेल्ट में समुद्र में हर साल साइक्लोन आता है, अलग अलग, इसको तूफान कहते हैं। गुजराती में उसको वावाझोडू कहते हैं। मैं कैसे भूल गया? मैं तो 2 साइक्लोन मैंने झेला है कोस्टल बेल्ट, क्योंकि मैं द्वारका में रहा हूँ 5 साल तक। तो ये जो जगह है इतनी तो बहुत ज्यादा है, इसकी आगे करो इतनी जगह के फर्श और दरवाजे के बीच में बची, और अगर वावाझोड़ा आया तो उतनी हवा से सोफे घर के अंदर उड़ते हैं। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलती है। 1999 में गुजरात में जब साइक्लोन आया था मात्र 14,000 लोग मारे गए थे, जबकि 2001 के अर्थक्वेक में कच्छ में टोटल 13,000 लोग मारे गए थे। तो अब इसी से साइक्लोन की विकरालता को समझ सकते हैं। तो जब रेडवुड ट्री 2000 साल से खड़ा है, इसका मतलब उसने कम से कम 200 से 300 मिनिमम साइक्लोन झेले हों। सही है गलत? उसकी जो चौड़ाई है इतनी कम है कि उसके बीच में से काट के रोड बनाए गए हैं जिसमें से गाड़ियां आती है, तो आप उसकी साइज का अनुमान लगा सकते हैं। सो ह्यूज कि इतने विशालकाय हैं कि उनके बीच के ट्रंक में से काट कर रोड बनाए गए, गाड़ियां आती है। तो डेफिनेटली इसके जड़ कैसे होंगे? कैसे होंगे? बहुत अंदर तक घुसे होंगे, आया ना? इतने साल से खड़े इतने विशाल हैं तो जड़ें खूब नीचे होंगी? ऐसा नहीं, इसके रूट्स कुछ ही फीट अंदर जमीन में जाते हैं। तो फिर मिट्टी के हुए कैसे? उखड़ जाने चाहिए। उसके बाद जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि किसी भी रूट को जब ट्रेस करो तो कुछ इंच के बाद वो रूट दूसरे रूट में विलुप्त हो जाता है, खो जाता है, समाहित हो जाता है, इंटरफीट हो जाता है, कहानी खत्म हो गई। इंटरप्रिटेशन। यस, यस, किसी भी रूट को आप प्रेस करो तो वो रूट कुछ इंच के बाद प्रेस करके तो दूसरे रूट पे खो जाता है। तो इससे हमको क्या सीखने को? अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लंबी इनिंग खेलनी हो तो उसको रेडवुड ट्री से लेसन सीखना पड़ेगा। 2000-3000 साल से खड़ा, ऐसे तो दुनिया के कोई देश भी नहीं है जो 2000-3000 साल से एक ही सत्ता हो। सब कहीं ना कहीं हारे हैं, गुलाम हुए हैं, दूसरा कोई आया है, इन्वेट किया है। तो वो पेड़ खड़े हैं मतलब कुछ तो उसकी विशेषता है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी जो जड़ें हैं वो एक दूसरे को समझते हैं। हम लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। 10 थी 6 बच्चे काम करवा मुझे ना, बस एक समय वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तो माली लाइफ, आपकी लाइफ है, कोई मना नहीं कर रहा, कोई गुलाम को बोल। लेकिन जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हूं तो उसकी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता है 24 आवर यू आर एम्प्लॉयड। सही है गलत? आप दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकते। तो क्यों लिखा जाता है? वो इसलिए लिखा जाता है कि आप वर्चुअली या एक्चुअली यू आर डेडिकेटेड 100% टू वन ऑर्गेनाइजेशन। जब वो डेडिकेशन कम पड़ने लगता है तो ऑर्गेनाइजेशन गिरना शुरू होता है।
जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स इंडिपेंडेंटली कुछ करने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। रेडवुड ट्री इसीलिए टिका हुआ है कि उसकी हर जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई, तो वो जमीन को पकड़ करके रखे, इसीलिए कोई भी साइक्लोन उस पेड़ को हिलाना, कोई जड़ अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं। दिस इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। द सेकंड इंटरप्रिटेशन कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनसे अगर कोई बाहर का आदमी किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करे तो इनसे करें, उनसे करें या उनसे करें। अगर रिप्लाई वन है तो ऑर्गेनाइजेशन वन है, लेकिन सबका आंसर अलग अलग है देन ऑर्गेनाइजेशन भी खराब हो और बटेंगे तो राइट। द पॉइंट इज जितना जुड़े रहेंगे उतना चलते रहेंगे और उसके लिए हमारे इंटरनल हार्मनी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसको करने का सबसे अच्छा तरीका, कितने मेल ऐसे बैठे हैं जिनको भोजन बनाना आता है? क्वेश्चन इज कितने मेल यहाँ बैठे हैं पुरुष भाई लोग जिनको खाना बनाना? मेल अगर खाना न बनाए तो उसको बीमारियां कौन कौन सी होती? डायबिटीज, हाइपर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की संभावना, एंजाइटी, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बाल झड़ने की बीमारियां, ये सब होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मेल कुकिंग करता है तो उसको कम से कम 50% बीमारियों से मुक्ति मिलती है। कुकिंग इज द बेस्ट मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज। क्या है? और मेल आर द बेस्ट कुक। ये तो हमको करना नहीं है, इसलिए हमने लेडीज को खाना बनाने का काम दिया। फीमेल दे फॉलो एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। 35 साल पहले भी माँ के हाथ का हलवा का जो टेस्ट होगा या दाल का जो टेस्ट होगा 35 साल बाद भी वही रहता है। कसम बाप की। सुबह अगर चाय बनाई हो तुलसी डालेगा, शाम को बनानी पड़ी तो अदरक डालेगा, अगले दिन सुबह बनानी पड़ी तो चीनी बढ़ा देगा। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट मेल करेगा और मेल एसओपी फॉलो नहीं करता कुकिंग, उसको कुछ नया करना होता है। और हम बाहर खाने को जाते हैं, चेंज ऑफ टेस्ट। तो अगर मेल कुकिंग करे तो रोज ही चेंज कर रहे हैं। एक कुकर में 3 तरह का चावल, नीचे जला ऊपर कच्चा बीच में पका, मेल ही बना सकते हैं। और ऐसा नहीं उसको बनाना नहीं, उसको सब बनाना है, इसमें बनाता है। डेवलप हॉबी ऑफ कुकिंग। इवन फीमेल आप लोग भी बनाना सीख सकते हैं, कोई गलत नहीं है खाना। पर यदि आप किसी दिन पुलाव बना करके ऑफिस में लेके आओ, आप सोचो पूरा ऑफिस का माहौल चलेगा। मैंने बनाया, अब देखो जिनको नहीं भी पसंद होगा वो भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। एक साथ भोजन करना अथवा भोजन शेयर करना, ये हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ करके, इसे देखिएगा हर घर पे कुछ ना कुछ, हर गांव में हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ कोई ना कोई उत्सव के बहाने साथ में खाने की परंपरा डाली गई। खाना लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन एक्टिविटी। कुछ नहीं तो सिर्फ भात और दाल खिलाने के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम हुआ करते थे, हमारे पूर्वज किया करते थे। सही की गलत? 17 भगवान की कथा में सिर्फ प्रसाद बांट करके लोगों को जोड़ने की परंपरा हमारे यहाँ। खाना सबसे बेहतरीन टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है। पिज्जा मंगा करके टीम बिल्डिंग नहीं होता है। और जितना पिज्जा में आपने करके कुछ दिया है उतना ही होता है। जो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज घर से बना करके लाओ और मिल करके खाओ, उसमें है, वो कहीं बाहर किसी होटल में पार्टी करने में नहीं होता है। कितने लोग बात से जाएंगे? कुछ नया ट्राई करिए और आपस में शेयर करके बहुत मजा आता है। मेरा ऐसा मानना है कि टीम बिल्ड अगर करना है, so cooking is one of the most interesting exercise. आप ऐसे कितने लोगों को किताब पढ़ना अच्छा लगता है और कितने लोग अनमैरिड हैं?
मैंने ऐसे ही पूछा था, शादी नहीं है। मैं आपको एक वो लिस्ट दे रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी किताबें लिखी है जिसमें लास्ट में किताब रखी है मैंने, Men are from Mars and women from Venus, जॉन ग्रे। मिला आपको? शादी हो गई है तो या होने वाली है तो ये किताब जरूर पढ़िए। कारण बता, जो घर पे खुश है वही ऑफिस में खुश रहेगा, और जो घर पे दुखी है वो पूरी जगत को दुखी रखता है। और घर पे खुश रहने और खुश रखने का उपाय इस किताब में लिखा मैं बताता हूँ, किधर हम जानना जाना तो सब करना भाई आप काम की बात है, कभी चीज में गए आप बैठे बहुत मुद्दे की बात है। अच्छा नाश्ता भी है? हाँ 3 मिनट एक्सरसाइज शुरू हो गया। So the point I wanted to put forward and that is भाइयों, घर पे माँ, बहन, पत्नी, भाभी, कोई भी फीमेल स्वरूपा करके हैं, और आप घर पे जाओ, आपसे कोई चीज वो शेयर कर रही हैं, समस्या, झगड़ा, कोई प्रॉब्लम, कोई उन्होंने अनुभव के कुछ भी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कोई ज्ञान मांग रही है। Keep your mouth shut. તમારું મોઢું બંધ રાખવાનું, ફક્ત સાંભળવાનું। શું કરવાનું? सिर्फ सुनने का, 5 शब्दों का उपयोग करने का। एम ना कोई पक्षी, ओहो क्यों, फिर क्या हुआ, अच्छा सीरियसली पक्षी सुनो, खोद खोद के पूछ लो पूरा। आप नहीं पूछोगे तो फोन बिल बनेगा, और फोन करके कहीं और फिर से बोलेंगे। इससे अच्छा आप ही सी। जो मेल घर में एक अच्छा श्रोता है वो घर पे खुश है, और वो घर पे खुश है तो ऑफिस में खुश है, क्योंकि वो खुश है। अधिकतर मेल को ऐसा लगता है कि फीमेल ने कोई बात बोली नहीं कि मेरे अंदर व्यास गद्दी देख जो करे कौन ये भाई ये छेद है। उसी समय फीमेल को ऐसा होता है कि एक घंटे का 4 नदी ले दो, इसी का मैं बारे में उसको सिर्फ श्रोता चाहिए, उसको वक्ता, उसको ज्ञान वाला व्यक्ति। जिस दिन घर में ज्ञान देना बंद कर दो, आप घर में जीने के पात्र हो जाओगे। भाइयों, सारा ज्ञान घर के बाहर उपयोग करने का, घर पे लड्डू बन जाने का, लाडवा એવું આવું કરવાનું છે। આ રિમોટ ત્યાં મૂકવાનું છે, લો મૂકી દો। जिस दिन घर में दिमाग लगाया, घर में अशांति प्राप्त। दिमाग तब लगाने का जब बोला जाए, दिमाग तब लगाने का जब बोला जाए, अदरवाइज रोबोट बन जाने का। हैप्पी लाइफ, ऐसा जॉन ग्रे इस किताब में लिखते हैं। आप भी ये किताब कहती है कि जो पुरुष एक ऐसा महाप्राणी है जो शादी के पहले ऋतु पुरुष जैसा दिखता है, और जिस चंद्रमा को देखने के लिए करवा चौथ पे लड़कियां औरतें छत पे चढ़ करके देखती हैं। घर की जिम्मेदारियां ईएमआई भरते भरते उस चंद्रमा को पुरुष अपने सर को उठा के लेके आता है, बाल झड़ जाते हैं, टकला लेके घूम रहा होता है। ये सब घर की जिम्मेदारियों का चेहरे पे झुर्रियां, पेट गोल निकल गया होता है, शरीर छुप गई होती है। जिंदगी घर से निकलता तब से लेके शाम को घर लौटता तब तक उसको गाली खाने के बाद कुछ मिलता है। नो अप्रिशिएशन। हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट अप्रिशिएट कर दिया करो। आश्रम તમારો બહુ સારું લાગે છે, તમને જોઈ મને બહુ આનંદ થયો। બસ આપ इतना लिख दो, देखो आने वाले 6 महीने उसी तरह शर्ट पहनेगा। वो पागल हो जाता है, उसको कोई तो अप्रिशिएट करे। कुछ नहीं, अगर सब्जी खरीद के लाया है, आप एक सब्जी आलू की प्रशंसा करो, तबे तो आलू बटाका ले आओ सुने। वो देखो बिना बोले वो सब्जी उठा के लेके गए, आप ताजी मंडी देने मंडी लेते हो। मेल को एप्रिसिएशन चाहिए घर में, और उसको घर में एप्रिसिएशन मिलता
इसीलिए वो चौंच बार मारता है अप्रिसिएशन से, चाहे कि गले में दोस्तों के साथ बैठेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। अगर मेल को घर पे अप्रिसिएशन मिले तो ही द हैप्पीएस्ट मैन। ऐसा जॉन ग्रे लिखते हैं, ऐसा जॉन ग्रे। एक और किताब मैंने लिखी होगी, आप रखी होगी, चेतन भगत की 11 लॉज ऑफ लाइफ, 11 रूल्स फॉर लाइफ, चेतन भगत की। यहाँ पे अभी रिसेंटली एक किताब आई है, चेतन भगत ने जो किताब लिखी, सिंधी है भाई साहब, तो इन्होंने किताब की शुरुआत सिंधी पुलाव से किया है, और सिंधी पुलाव जोमेटो से मंगाया, उसके बाद खाया, फिर किताब लिखी। मुझे किसी ने दिया तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा होता था, मैंने जो भी पहला पैराग्राफ पढ़ा तो मैंने तुरंत सिंधी पुलाव ऑर्डर किया, मैंने भी पुलाव खाया, उसके बाद किताब पढ़नी शुरू की। फीलिंग तो आनी चाहिए। चेतन भगत आईआईटी से पढ़ाई की, आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की, 110 किलो वजन था जब उन्होंने किताब लिखने के लिए सोचा। जब पहला चैप्टर लिखा तो उसे मॉड्यूल नंबर 70 के लिए 40 किलो घटाने के बाद लिखा। तो पहला चैप्टर है नेवर इग्नोर योर हैबिट्स, स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं। आप लोग जिस प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी समस्या है हेल्थ की डिटीरियरेशन। आप भाग्यशाली हो कि आपके ऑफिस 5 मिनट होते हैं। आप एक नियम बना, उतरेंगे लिफ्ट से, चढ़ेंगे सीढ़ियों से। ध्यान से सुनिए, हम उल्टा करते हैं। फिर बाद में नी रिप्लेसमेंट करना। आप किसी फिजियो से पूछिए, जब आप चढ़ते हो तो ये वाला पोर्शन में होता है, ये और ये, और जब आप उतरते हो तो पूरा प्रेशर इस पे पड़ता है, किस पे? नी पे। उतरो लिफ्ट से, चढ़ो आप स्टेप्स। हमेशा हेल्थ अच्छा रहेगा, जितना हो सके उतना वॉक करिए। अगर आपका घर नजदीक में है तो कोशिश करिए चल के आओ, चल के जाओ। डेवलप वॉकिंग, जितना आप चलोगे उतना दिमाग चलेगा। खोपड़ी और पांव का डायरेक्ट संबंध है। शरीर का 25% ब्लड खोपड़ी को चाहिए, और शरीर का सबसे ज्यादा ब्लड टांगों में फंसा हुआ है। इसलिए दिन में एटलीस्ट, ये जिम्मेदारी जो यूनिट लीड करते हैं उनका है कि छोटी मोटी एक्सरसाइज भी आप लोग करो। कुछ नहीं तो आप नीचे बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, ऐसा बैठे रहो, राइट। आप 10 मिनट में बैठो, ब्लड अपने आप सर्कुलेट होकर तो ऊपर जाएगा, राइट। आप बैठने की प्रैक्टिस करो, हो सके तो थोड़ा उठक बैठक दिन में 5 बार 7 बार भूल करके 2-2 3-3 बार आप कर लें। भोजन करना अगर है तो ऐसा हो तो नीचे ऐसे पालथी मार करके आप भोजन करें। जितना हो सके यहाँ से ब्लड प्रेशर होकर के खोपड़ी तक संचालित होनी चाहिए। दिन में कम से कम 4 किलोमीटर का वॉक आप करो। जितना खाओ उससे ज्यादा पचाने के ऊपर काम करो, क्योंकि ब्लड होगा तो यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचेगा तो खोपड़ी काम करेगी। गुजरात में कहावत है, हुआ मासे तो सीधे वो गुजराती समझ नहीं आती, सदन खबर पड़े नहीं आती। तो कुएं में जब बाल्टी डालेंगे तो कुएं में पानी होगा तो बाल्टी में आएगा ना, तो इसको गुजराती में कहते हैं हुआ मासे तो बाल्टी में आएगा। तो शरीर में खून होगा तो खोपड़ी में आएगा। तो खून बनता किससे? मैगी खाने से, पास्ता खाने से, सेव खाने से, समोसा खाने से, फिर अभी नया आया वो जो गोल गोल आता है, मोमोज खाने से, पास्ता खाने से, पानी पूरी खाने से, भेल पूरी खाने से, छोटा पाव बड़ा पाव बर्गर पफ खाने से। सही है गलत? गलत है सही है? सही है गलत? गलत। तो इससे बनता क्या है? गोबर। तो खोपड़ी में पहुंचेगा क्या है? तो जब पहुंचा गोबर तो निकलेगा क्या? तो हमको करना क्या चाहिए? ऐसा खाएं जो खून बने। ब्लड बनेगा चाचा तो खोपड़ी में ब्लड पहुंचेगा,
आपने सबसे महंगी कार खरीद ली, फ्यूल डाला ही नहीं, इग्निशन दिए जा रहे हैं, ऑटो स्टार्ट चालू नहीं होगा। वो चालू कब होगा? जब उसमें उसको जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल हम डालेंगे। पेट्रोल कार है तो पेट्रोल डालेंगे, डीजल कार है तो डीजल डालेंगे, तब वो चालू होगा ना। तो इसको चाहिए ब्लड। भगवान ने बहुत खूबसूरत शरीर दिया पर हम ब्लड दे ही नहीं रहे इसको। फिर बोलते 1 કલાક પછી ને મને કંટાળો બહુ આવે। કંટાળો નથી આવતો, ફ્યુલ પતી ગયું, अब कार्बोरेटर में से कचरा आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसको बगस आने लगे, उबासी आने लगे, यौनी करने लगे, थकने लगे, कमर दुखने लगे, दिमाग काम करना बंद करे, नींद आने लगे, ये सारी चीजें एक ही चीज की निशानी है कि शरीर में ब्लड नहीं है। मैगी कंजम्पशन बढ़ गया। हेल्दी बनाओ, हेल्दी खाओ, और जितना खाओ उससे ज्यादा उसको बचाओ। जितना बचेगा, जितना ब्लड बनेगा, आपको कोई दुनिया की क्रीम खूबसूरत नहीं बना सकते। खूबसूरती के लिए शरीर में ब्लड होना जरूरी है, राइट? अदरवाइज क्रीम यूज करके कोई दुनिया में आज तक खूबसूरत हुआ। वो शाहरुख खान के क्रीम आती थी खास पुरुषों के लिए, फेयर एंड हैंडसम। मुझे बात तो समझ नहीं है कि खास से अपने हैं कि नहीं है, क्योंकि करण जौहर खास है, राइट? अब मैं बात कर रहा हूँ उसके पहले लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे शरीर को हम कैसे कैरी करें, कैसे हम अपने आप को कैरी करते हैं, लोगों के बीच में कैसे जाते हैं, कैसा हम ड्रेसिंग करते हैं, कैसा हम ड्रेसअप करते हैं, कैसा हम अपने आप को रखते हैं। अब कई लोग ऐसे एकदम बिल्कुल रिपोर्टेशन जैसा हेयर स्टाइल करके और ऐसे करते, सामने वाला टेंशन होता है कि मैटर समझेगा कि नहीं समझेगा, राइट? बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहीं पर भी किसी भी के साथ बैठते हैं, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। आप हैंडशेक कैसे कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हो तो कैसे इंटरनल तौर पे। सुबह सुबह कई लोग आते हैं चाय पीने के बाद, चाय अंदर अदरक थोपड़े पे ऐसे सीरियस बना के मुंह लेकर के आए, भाई जैसा लगता है कि मतलब अब इसके थोपड़े को कूट के मैं अभी पढ़ता हूँ। सुबह सुबह चेहरे पे स्माइल ही नहीं है। एटलीस्ट ग्रीट करिए प्रॉपर्ली, एक दूसरे को आप ढंग से बुलाइए। The concern is smiling face and proper body language। अब यही हाथ है मेरा, मैं बोलूं my dear friend, I will my dear friend। हाथ तो यही है, मेरे पूरे बॉडी लैंग्वेज को चेक करो, my dear friend और my dear friend, मेरी चेंज। कई लोग कैसे आते हैं ऐसे लिखते हुए, मतलब क्या हो गया है पाँव में, हल्के है कि जो आदमी अपना पाँव तक नहीं उठा सकता, जिम्मेदारियां क्या उठाएगा? बॉडी लैंग्वेज इट कैरीज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहिए हर आदमी को, काम करना, जिसमें ड्रेसिंग किया जाती है, उसमें हेयर स्टाइल आ जाता है। आप किसी को मिलने गए, अगर शूज बाहर निकलवा दिया, शॉक्स ऐसे हैं जो ऑफिस में घुसे, ऑफिस वाला बाहर, you should know कि ये body order कैसा है, accordingly taking care of your body। शरीर से खुशबू आना अथवा खुशबू न आना एक अलग चीज है, लेकिन मेरे शरीर से ढंग की अरोमा फ्रेग्रेंस आए, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर मान लीजिए कि मेरे मुंह से किसी भी तरह की गंध आती है, अलग मेरे दीजिए मुझसे, पर मेरे मुंह से सही गंध आए, ये किसकी जिम्मेदारी है? सामने वाला तो मुंह पे परफ्यूम मार के घूमेगा नहीं, क्योंकि तुम बदबू लेके घूम रहे हो। हर छोटी छोटी चीजें वर्क प्लेस पर मैटर करती। कई बार लोग चाहते नहीं पास में बैठे, क्योंकि आप ऑलरेडी माहौल बना करके बैठे। एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा टीम वर्कर बनने के लिए बहुत सारी चीजें करनी, और तब जाकर के व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बनता है। ज्योतिष में हम इसको ऐसा कहते हैं, जो व्यक्ति के शरीर से जितनी अच्छी खुशबू आती है, भगवान विष्णु उनसे बड़े खुश होते हैं। जब कोई भी भगवान के शंकर विष्णु भगवान का मंदिर आप देखेंगे तो देखिएगा उनके श्रृंगार के ऊपर बहुत काम चलता है, देखा तो मैंने। और श्रृंगार में परफ्यूम भी खूब डाले जाते हैं,
भगवान विष्णु को परफ्यूम बहुत पसंद है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको विष्णु को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, और पत्नी तब खुश होगी जब पति खुश हो। तो अगर आप चाहते हो तो भविष्य में आप पैसा कमाओ, करोड़पति बनो, तो सबसे पहली चीज हमारे आसपास में फ्रेग्रेंस करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए खुश हो जाए, तो पहली चीज व्हाट शुड बी कैरिड, फ्रेग्रेंस। आप जहाँ बैठे हो वो जगह ऐसी होनी चाहिए जैसे तो मंदिर है, जो कि माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु की निवास करते हैं। और जितनी भी चीजें ऐसे आइडियल पड़ी होंगी, आपका टेबल है, आपका लैपटॉप है, आपका बैग, हर चीज विष्णु अवस्था है। तो जितनी आपकी ऑफिस अच्छी, जितना आपका रूम जहाँ का आप रहते हैं वो अच्छा, आपका बैग जितना अच्छा, आपका वॉलेट जितना अच्छे से वेल डिजाइन है, हर चीज जितना अच्छे से आप ऑर्गेनाइज रखोगे उतना माँ लक्ष्मी को अच्छा लगता है, उतना पैसा आता है। सबको पैसा कमाना है, तरीका बताओ सीधा। बातें बोलो मुझे बताया नहीं पैसा कैसे कमाएगा, राइट? दुनिया के किसी भी आदमी को देखना, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर रिच। अगर वो अमीर है तो उनके पास कोई ना कोई डिसिप्लिन हो। आप मानो 500 रुपए की नोट देखिए आपने, उसमें आरबीआई का सिंबल लगा है। उसमें क्या है, दो सिंबल, एक पाम ट्री है और दूसरा टाइगर है। टाइगर जंगल का सबसे डिसिप्लिन एनिमल है। भूख हो या ना हो, अगर उसके एरिया में पांव रखा तो शिकार होगे होगे। और पैसा वही है, पैसा हमेशा डिसिप्लिन मांगता है। आप नारियल के पेड़ पे चढ़ना चाहते हो और अगर स्किल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, टूल्स नहीं है, तो आप नहीं चढ़ सकते। पैसा कमाना लगता आसान है पर होता नहीं। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जितना प्रसन्न, उतना आपके पास पैसा आने की संभावना प्रबल। मैं 2 तरीके बता चुका हूँ, तीसरा तरीका बताता हूँ, राइट? भगवान विष्णु को हमेशा बड़े ही अच्छे शेप में लोग अच्छे लगते हैं, सुंदर लोग अच्छे। जैसे देखिएगा, जब भी भगवान ने अवतार लिया है, चाहे राम का अवतार लिया है, कृष्ण का अवतार लिया है, हमेशा एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, राइट? तो जितना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उतना पैसा आने की संभावना। एंड द लास्ट पॉइंट बिफोर आई कंक्लूड, राइट, कि अगर आपको पैसा कमाना है, रिच होना है, तो शब्दों का चयन, राम और कृष्ण दोनों किसके होते हैं, शब्दों और एक्शन। सो अगर आपको रिच बनना है, आपको भविष्य में पैसा कमाना है, तो जितना हो सके डिसिप्लिन रखें, जितना हो सके उतना ऑर्गेनाइज करो, जितना हो सके उतना अच्छे शब्दों का उपयोग करें, जितना हो सके उतना ऑब्जर्वेशन को बिल्ड करें, जितना हो सके उतना लोगों को रिस्पेक्ट दें। कृष्ण known for respect, राम known for respect। अपने से बड़ों को आप जितना रिस्पेक्ट देंगे उतना आप समर्थ होंगे। सत्यनारायण की कथा सब लोग सुनी है? कोई है जिसने नहीं सुनी है? दादा सामवेशन आगे ना, सत्यनारायण भगवान की कथा कितने लोगों ने नहीं सुनी? सबने सुनी है? नहीं सुनी तो आज सुनिए। अध्याय नंबर 2। काशी नगरी में दरिद्र ब्राह्मण रहता था, दरवाजे दरवाजे जाकर भी मांगता। एक दिन भगवान ने सोचा दरिद्र ब्राह्मण दरवाजे दरवाजे जाकर भी क्यों मांगता है। भगवान एक दरिद्र ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के दरिद्र ब्राह्मण के पास आए, बोले तुम ये क्या कर रहे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने अपनी सारी समस्याएं बताई। ऐसा सुनने के बाद भगवान ने दरिद्र ब्राह्मण को एक फार्मूला दिया, और उस फार्मूले को देने के बाद, दरिद्र ब्राह्मण को बताने के बाद, दरिद्र ब्राह्मण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दरिद्र ब्राह्मण ने घर पर जाकर उस फार्मूले पे काम किया और समय के साथ समृद्ध हो गया। रिपोर्ट में दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आपके आसपास किसी व्यक्ति के पास न हो। समस्या है तो समाधान आपके आसपास है। आप बात तो करो, कम्युनिकेट तो करो। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, डिप्रेशन में चले जाना, एंजाइटी डेवलप कर लेना, सुसाइडल सिम्टम्स डेवलप कर लेना, आत्महत्या करने समाधान नहीं है। समाधान है कि किसी व्यक्ति को पकड़ो, उसकी समस्या बताओ, आपको समाधान मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, क्योंकि समस्या आने से पहले उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके आसपास में। कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति आपका समाधान लेकर घूम रहे हैं, आप अपने से बाहर निकलोगे, आपको समाधान। जितना आप बूढ़ों से जुड़ोगे उतना खुश रहोगे।
दादा दादी नाना नानी आप जहाँ रहते हो आस पास में दूसरा रिटायर्ड 60 से 80 दोस्ती करो। दोस्ती मतलब उनको बैठकर सुनो, एक बात को 25 बार बताएंगे वो, सुनो। काम की चीज वही है जो बूढ़ों के जितने नजदीक जीवन में उतना ज्यादा उसके शांति। या मैंने वो कहा सतराम भगवान की कथा का अध्याय नंबर 2 अंदर लास्ट अध्याय। एक जो है ना नाम का राजा था, जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते थकने के बाद एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। वहां पे कुछ ग्वाले बैठ के सतराम भगवान की कथा सुन रहे थे। राजा को लगा कि मैं ग्वालों के पास जाकर क्यों कथा क्यों सुनूं, मैं राजा हूं, ये क्यों ग्वाले हैं। ग्वालों ने ला करके राजा को प्रसाद दिया। राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया। उन्होंने सोचा ग्वालों का बना हुआ प्रसाद मैं क्यों खाऊंगा। राजा लौट करके अपने राज्य को आ गए। उनका पूरा राजपाट नष्ट हो गया था। राजा को रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती की है। राजा वापस जंगल को गए और उन्होंने ग्वालों के साथ बैठ करके कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और वापस उनका राज्यपाट। ये कथा है, इसको डिकोड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम भ्रम में जी रहे होते हैं। मैं 10 साल का हुआ है, आम सीनियर, आई एम एक्सपीरियंस्ड, आम टीम लीड और अलग अलग वर्ड में जुड़ा हुआ है। मैं इससे बात करें 6 महीने एक्सपीरियंस वाला, ये तो प्रेशर है, ये तो इंटर्न है, ये तो गॉड नोस। हर व्यक्ति अपनी जगह पे उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप महत्वपूर्ण। अगर 5 दिन लेबोरेटरी क्लीनर न आए तो आप आसानी से ऑफिस वर्क के काम कर पाओगे। आप 5 दिन न आओ तो भी बाकी लोग काम कर लेंगे, और 5 दिन वो न आए तो आप काम तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हर कोई अपनी जगह पे इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोई राजा तब तक ही है जब तक प्रजा उसके साथ है। प्रजा गई तो राजा गॉन। आप तब तक ही महान हो जब तक दूसरे लोग हैं। दूसरे हट गए तो आप कौन। हम सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपका एक्सपीरियंस है तो उसके आपको बेनिफिट मिलते हैं। आपको उसके सैलरी आपकी ज्यादा होगी, आपके दूसरे बहुत सारे बॉक्स ज्यादा होंगे, उसका बेनिफिट आपके अकाउंट में जाता है। उसका टेम्परेचर ऑफिस में नहीं होना चाहिए। Everyone is equal, everyone is important। हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे। आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट पाएंगे, आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट पाएंगे। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज वाइस वर्सा, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी वन साइडेड। I hope I could make some sense. Thank you so much for listening almost for 1.5 hours. Thank you.